अस्सलामुअलैकुम। मैं तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और तमाम लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आप वहाँ से जाकर हमारी वेबसाइट पर जाकर लेक्चर्स या डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और लेक्चर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। जूलॉजी का लेक्चर 3 है, होम्योस्टेसिस। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। लेक्चर 2 में मैंने आपको लेक्चर पहले 1 डिलीवर किया था, जिसमें आपको मैंने होम्योस्टेसिस, फिर फीडबैक मैकेनिज्म और फिर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का बताया। और इसी के साथ साथ फिर मैंने लेक्चर 2 में आपको ले गया और लेक्चर 2 में हमने ऑस्मो रेगुलेशन देखा कि ऑस्मो रेगुलेशन मैरीन में और इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल्स में, यानी इसमें मैरीन और फ्रेश वाटर के बारे में हमने देखा। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीशन, जो होम्योस्टेसिस का एक सेकंड पार्ट है। तो होम्योस्टेसिस में एक और चीज जरूरी है, विच इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होती है कि एक्सक्रीशन मींस द मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस certain toxic and waste materials which are removed from the body by the process of excretion। यानी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और आप कोई चीज इनटेक कर रहे हैं, और इनटेक करने के बाद लाजमी तौर पे आपकी बॉडी सारा फूड तो यूटिलाइज नहीं करेगी और कुछ फूड ऑब्वियसली तौर पे वो रिमूव कर देगी फ्रॉम द बॉडी। जो चीज है वो रिमूव करेगी बॉडी से, वो बेसिकली उस मरहले को आप एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन। एंड द मटेरियल्स व्हिच आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। अब ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स अक्सर वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें आपकी बॉडी रिमूव कर देती है। जरूरी नहीं है कि ये सारे वो हों जो जैसे आपने कोई अगर फूड इनटेक किया उसी से ही बने, बल्कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो आपके डीएनए वगैरह या आपके जो जीनोमिक्स है उसमें से भी आपके कोई वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं। फिर लिवर आपके कोई कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, तो ओवरऑल वो मिक्सचर बन के एक आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। एक्सक्रीशन के जरिए से आपकी बॉडी में आयंस और डिफरेंट चीजें आपकी बॉडी में मेंटेन रहती हैं। प्लांट्स की सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो होती है, तो एक्सक्रीशन प्लांट्स किस तरह करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास तो प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्लांट्स भी एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अब प्लांट्स में सपोज एक्सेस वाटर आ गया, तो प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर्स की सूरत में रिलीज करते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन भी रेट हाई होता है अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मींस ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादा ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी मौजूद है, ज़्यादा हवा में ज़्यादा पानी मौजूद है, तो उस कंडीशन में वो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा हो जाता है, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो सके वेपर्स की सूरत में। गटेशन दूसरा प्रोसेस होता है, यानी गटेशन और ट्रांसपिरेशन में फ़र्क ये है, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें वाटर वेपर्स की सूरत में निकलता है, गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में निकलता है। और ट्रांसपिरेशन जिस लीफ में जो बेसिकली ट्रांसपिरेशन करवा रहे होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा, जिनके ज़रिए से होती है ट्रांसपिरेशन। और गटेशन जिनके ज़रिए होती है वो होते हैं हाइड्रोथोड्स, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि लीफ में ही मौजूद है। अपग्रेडेशन मॉर्निंग में हो रहा होता है अक्सर फिनोमिना, और इसके जरिए से एक्सेस वाटर ही, अगर ज्यादा ही वाटर है तो वो गैटेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो सकता है। अब इसी तरह प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज भी कर रहे होते हैं, यानी कभी उनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो क्या है बेसिकली उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल। और इसी तरह कभी वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, तो इसी तरह गैसेस एक्सचेंज के थ्रू भी वो एक्सक्रीशन करते हैं। साथ ही ये कि अगर कोई प्लांट्स की बॉडी में कोई ऐसी चीज आ जाए, यानी अब ये तो वाटर और गैसेस की बातें हो गई, लेकिन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कोई आयंस इस तरह की कोई चीज हो गई जैसे प्लांट्स ने अपनी बॉडी से रिमूव करना है, तो उस कंडीशन में प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स उन चीजों को उन डेड सेल्स में या उन सेल्स में ऐड करवा देते हैं जो क्लोज टू डेथ होता है। यानी वो सेल्स जो करीब अनकरीब मरने वाले हैं, तो उनके अंदर डिपॉजिटेड करवा दिए जाती हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, ताकि जब वो भी डेड सेल हो तो और वो बॉडी से रिमूव हो तो इस तरह एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिमूव हो जाएगा। जैसे लीव्स की मैं बात करता हूँ, तो प्लांट्स लीव में भी अपना कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर करते हैं, वो येलो होते हैं और झड़ते हैं, तो साथ ही एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर चले गया। साथ ही ये कि इसके अलावा बार्क एनी में जो दरख्तों की छाल होती है वो नॉन लिविंग होती है, वो डेड सेल्स होते हैं, तो उनमें भी क्या है एक्सक्रीटरी मटेरियल मौजूद है। तो जब नई छाल आएगी तो पुरानी वाली झड़ेगी ऑब्वियसली, तो इस तरह एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रिमूव हो गया।
तो इस तरह प्लांट्स एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैं बात करता चलूँ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की। तो एनिमल्स में एक्सक्रीशन के डिफरेंट तरीके हैं। एनिमल्स में तो प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, और इसी के अलावा एनिमल्स अच्छा डिफरेंट एक्सक्रीशन करते हैं, डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट कंपाउंड्स है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये रिलीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। यानी हर एनिमल हर किस्म का एक्सक्रीटिव मटेरियल रिलीज नहीं करता। उसके पास जितना पानी है या उसके एनवायरनमेंट में जितना पानी है वो उसी हिसाब से एक्सक्रीटिव मटेरियल की उसकी बॉडी रिलीज करती है। सबसे पहले एक्सक्रीटरी मटेरियल है विच इज अमोनिया, जिसका फॉर्मूला NH3 है। अमोनिया टॉक्सिक गैस है, गैसियस मॉलिक्यूल है, और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, यानी ये कि ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। और अब क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, बॉडी में ज्यादा देर नहीं रह सकता, ज्यादा एक्यूमुलेट हो तो आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको आपकी बॉडी इसको रिलीज करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में वाटर से इसको डाइल्यूट करवाती है। अब क्योंकि वाटर की ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी चाहिए फॉर द डाइल्यूशन ऑफ अमोनिया, इस वजह से अमोनिया इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर दोज एनिमल विच आर प्रेजेंट इन वाटर, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स में भी वो जो कि फ्रेश वाटर है, क्योंकि उनके पास पानी एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद है। अमोनिया का एक फायदा ये होता है कि अमोनिया की रिमूवल में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आ सकती है। अच्छा, अब यूरिया नेक्स्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। यूरिया रिलेटिवली लेस सॉल्युबल है, यानी अमोनिया से कम सॉल्युबल है, तकरीबन 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, और इसी के साथ साथ लेस सॉल्युबल भी है। अब ये उन एनिमल्स में रिलीज होता है जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो जिनके पास ना ज्यादा पानी है ना बिल्कुल ये कि कम पानी है, तो मॉडरेट उसमें, तो वो बेसिकली यूरिया रिलीज करते हैं। ये इतना टॉक्सिक नहीं है, इस वजह से कुछ बॉडी में एक्यूमुलेट हो तो इस वजह से इतना बॉडी को नुकसान नहीं देता। यूरिक एसिड तीसरा है एक्सक्रीटरी मटेरियल। यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा ही लेस सॉल्युबल इन वाटर है, और ये कोलाइडल फॉर्म में रिलीज में प्रोड्यूस होता है। कोलाइडल यानी ये होता है कि ये बेसिकली इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं। तो और जब बॉडी से रिलीज होते हैं तो ये पेस्ट की सूरत में रिलीज होते हैं। और इनकी फॉर्मेशन के लिए ATP रिक्वायर्ड है ज्यादा। अच्छा, अब यूरिक एसिड जो है वो क्योंकि लेस सॉल्युबल तो है, लेकिन ये उन एनिमल्स में रिलीज होता है जो ओवीपेरस, यानी वो जो अंडे देते हैं, या वो जिनकी बॉडी में पानी बहुत कम मिकदार में है, जिन्हें आप वाटर लाजमी तौर पे सेव करना है, तो ये उनमें रिलीज होता है यूरिक एसिड। उसकी एक एग्जांपल है बर्ड्स। तो बर्ड्स में क्या है कि बर्ड्स में जो बर्ड्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पेस्ट की सूरत में होता है, तो उनमें यूरिक एसिड रिलीज होता है क्योंकि उनकी बॉडी वैसे ही स्मॉल है और फ्लाइट भी करनी है उन्होंने, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनकी बॉडी यूरिक एसिड रिलीज करती है, जिसको इतना ज़्यादा डाइल्यूट करने की नीड नहीं होती, बहुत कम पानी चाहिए होता है इसको डाइल्यूट करने के लिए। अब एनिमल्स में आगे चलते हैं कि अब एनिमल्स में एक्सक्रीशन, डिफरेंट एनिमल्स में किस किस तरह एक्सक्रीशन होती है। तो सबसे पहले आते हैं हाइड्रा। हाइड्रा क्या होते हैं कि हाइड्रा की मैं यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूँ कि हाइड्रा इस तरह ये एनिमल्स होते हैं कुछ, जो कि बेसिकली अटैच हुए होते हैं सरफेस से। ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा होगा। तो अच्छा, हाइड्रा क्या होता है, ये नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते, और इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी में कोई सेल्स तो होते हैं, लेकिन सेल्स के अलावा टिश्यू या प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से इनमें ऑर्गन तो खैर मौजूद इनमें नहीं होते, टिश्यू ऑल दो होते हैं। तो अब इनकी बॉडी में, हाइड्रा में क्योंकि कोई ऑर्गन नहीं है और इनकी बॉडी में बेसिकली सीलोम एक आपको एक कैविटी होती है, तो इनकी ये जो रिलीज करते हैं वो रिलीज करते हैं अमोनिया, और अमोनिया क्योंकि गैस है तो ये डायरेक्टली बॉडी से रिमूव हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इस तरह एक्सक्रीशन होती है हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में क्या है कि प्लेनेरिया में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आप ये कह सकते हैं दो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, जिनकी अगेन मजीद वो डिवाइड होते हैं ट्यूब्यूल्स, मजीद छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर एक कुछ ओपनिंग्स भी होती हैं जिन्हें एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। ये एक्सक्रीटरी पोर सरफेस पर मौजूद होते हैं। अब अगर मैं मीजेनकाइम की बात करूं, मीजेनकाइम यानी इनके अंदर जो सेल्स मौजूद है इनसाइड की तरफ,
तो वहां पर कुछ इनके सेल्स मौजूद होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स, जिन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं या फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस तस्वीर में देखें, ये एक फ्लेम सेल की तस्वीर है, और इस फ्लेम सेल में सेंटर पे ये सीलिया नजर आ रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जब फ्लिकर करते हैं, यानी ये जब मूव करते हैं, तो ये मूव करते हैं जस्ट लाइक दी फ्लेम ऑफ, जस्ट लाइक दी फ्लेम। तो आप मोमबत्ती में देखें जिस तरह फ्लेम जो होती है वो फ्लिकर करती है हवा लगने पर, वैसे ये भी मूव करते हैं। इस वजह से इन्हें फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वो तो डायरेक्टली कोई नेटवर्क तो है नहीं कैपिलरीज वगैरह का, कि ब्लड जो है या जो भी कोई बॉडी फ्लूइड है वो किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू जाए, तो वो तो बॉडी के अंदर, होल बॉडी के अंदर मौजूद है थ्रू आउट। तो अब ये जो फ्लेम सेल्स है, जब इनके पास से फ्लूइड गुजरता है तो ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल लेते हैं, और बाकी फ्लूइड को जाने देते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी मटेरियल ये निकालेंगे वो फिर ये रिमूव करवा देते हैं बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी पोर्स। तो इस तरह ये लॉन्गिट्यूडनल या ब्रांचिंग सिस्टम होता है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया में। अब एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन, अच्छा अर्थवर्म जो होता है वो सेगमेंटेड है। आप देखें इसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं। अर्थवर्म में जो एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म इज मेटानेफ्रीडिया। और आप मेटानेफ्रीडिया की यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। ये इस तरह से एक कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जो कि एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंड हुआ होता है। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इससे जो भी वाटर या डिफरेंट चीजें हैं, मिनरल्स वगैरह, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसके अंदर दो पार्ट है, एक नेफ्रोस्टोम और एक नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रोस्टोम जो होता है फनल लाइक होता है, और वो इनके अंदर हीमोलिम्फ, इनके अंदर भी अच्छा वही सिस्टम है जैसे कि इनके अंदर प्रॉपर ट्यूबुलर सिस्टम नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है, ब्लड इन कांटेक्ट विद नेफ्रोस्टोम, तो जो भी कोई या फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड इज इन कांटेक्ट विद नेफ्रोस्टोम, तो नेफ्रोस्टोम क्या करते हैं कि वो जो बॉडी फ्लूइड से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर इस पूरी ब्रांच ट्यूब्यूल के जरिए से कैपिलरीज भी सारी चीजें एब्जॉर्ब वगैरह कर लेती हैं, कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू फिर होता हुआ नेफ्रीडियोपोर, जो कि सरफेस पर एक वो छोटे छोटे से सुराख है, तो वहां से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव हो जाता है। एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की बात करते चले, तो कॉकरोच या डिफरेंट इंसेक्ट में इस तरह एक्सक्रीशन हो रही है कि कॉकरोच में सपोज सबसे पहले कॉकरोच ने कोई भी फूड इनटेक किया, तो सबसे पहले सलाइवरी, ये तो अच्छा डाइजेशन भी इसमें आ जाती है कि डाइजेशन उन्होंने किया, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्रॉप आ गया, फिर हेपेटिक सीगा आ गई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहे होते हैं। फिर गिजर्ड मिडगट से होते हुए ये फिर आती है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स पर। ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो है, कॉकरोच में हीमोलिम्फ मौजूद है, यानी बेसिकली आप देखें तो इनके अंदर, अच्छा कॉकरोच का जो ब्लड है वो वाइट वाइट होता है क्योंकि आरबीसीज नहीं होता है, और आरबीसीज की इसलिए भी जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके पास अगेन ब्रांचिंग सिस्टम नहीं होता, नसें नहीं होती प्रॉपर, तो इस वजह से डायरेक्ट ही पूरा वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है इनकी बॉडी में, जो हीमोलिम्फ कहलाता है। तो अब मालफिजियन ट्यूब्यूल्स उस हीमोलिम्फ से डायरेक्टली जो भी कोई एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो स्टोर या एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद ये सेंड कर देती हैं टू दी हाइंड गट, और हाइंड गट से ये होता हुआ बाहर बॉडी से चला जाता है। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल जिस रीजन में मौजूद है इसे जंक्शन कहते हैं, जंक्शन ऑफ जंक्शन भी कह सकते हैं आप। तो अब कॉकरोच में बस यही है कि कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि नॉर्मली एक्सक्रीटरी मटेरियल एब्जॉर्ब करती हैं और उसे बॉडी से खारिज कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। तो यहाँ तक आज का इतना लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सक्रीशन इन मैन पढ़ाऊंगा, जो थोड़ा डिटेल टॉपिक होगा मजीद। कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज़रूर पूछें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशन चाहिए हो, या मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे हर लेक्चर के बाद एक क्विज अवेलेबल होता है, तो आप वो क्विज भी दे सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें विच इज़ vtutions.com, और इन तमाम चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।